हे एवरीबॉडी, आई एम ऋचा शर्मा। वेलकम बैक टू परचम। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स सेशन और आज हमें 18 जून की न्यूज़ कवर करनी है। ठीक है, तिथि बहुत दिनों से मैंने पढ़ी नहीं है, लिखते हुए मैं देती हूँ, आज मैं पढ़ देती हूँ। ज्येष्ठ महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कल भी एकादशी थी, आज भी है। कई बार हिंदू कैलेंडर में ऐसा होता है, एक तिथि 2 दिन तक ओवरलैप हो जाती है। राइट, चलिए, कल का जो सेशन था उसमें जाते जाते आपसे क्वेश्चन किया गया था, आंसर डिस्कस करें उसका। विच म्यूजियम फ्रॉम इंडिया हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर यूनेस्को प्री वर्सेल्स म्यूजियम अवार्ड 2024? ये सवाल था कि भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्री वर्सेल्स म्यूजियम अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। वर्ल्ड के 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स को इस अवार्ड के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसके बाद विनर्स अनाउंस होंगे। तो इंडिया से कौन सा म्यूजियम गया है? स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, जो कि भुज गुजरात के अंदर है, कच्छ में। ठीक है जी, फिर सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस किए गए थे। सो आज किसका आंसर पिक हुआ है? कुणाल वार्ष्णेय, आपका आंसर पिक हुआ है। आई हैड आस्क्ड यू मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कौन है? सो प्रहलाद जोशी जी। कैसे याद कराया था मैंने कैबिनेट मंत्रालय में? जिसमें जोश होता है वही तो न्यू चीजें कर पाएगा ना, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, या एनर्जी और जोश जोड़ लीजिए साथ में। देन आई ऑल्सो आस्क्ड यू कि जो बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड जो वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें 5 जजेस की बेंच थी, उसको लीड कौन कर रहे थे? आंसर होगा उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। उन्होंने ये हिस्टोरिक जो वर्डिक्ट है वो सुनाया था। देन फाइनली मैंने आपसे पूछा था गंगा सागर मेला। कल हम गंगा दशहरा के बारे में देख रहे थे, गंगा दशहरा उत्सव चल रहा है। सो गंगा सागर मेला कहाँ, कौन से स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है? वेस्ट बंगाल। सो ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, वेरी गुड, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आंसर्ड इट वेरी वेल। ऑल राइट, सो कल योर मैम फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग। एक तो विशेष देना भूल गई और दूसरा आपको एक सेल के बारे में बताना भूल गई। तो चलिए आज ये दोनों काम कर लेते हैं। और क्योंकि मैं भूल गई थी, सेल का टेन्योर हम एक्सटेंड कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो सभी मुस्लिम कम्युनिटी वाले स्टूडेंट्स हमारे, उनकी फैमिली को, आप सभी को ईद उल अदा की ढेरों शुभकामनाएं। मे यू हैव अ वेरी ब्लेसड फेस्टिविटी एंड ऑफ कोर्स जो भी आगे का समय सब आपका अच्छा जाए। और इसी उपलक्ष्य में हमने फ्लैट 49% ऑफ सेल रखी थी, जो कि आज 11 बजे खत्म होनी थी, बट वी आर एक्सटेंडिंग इट टू मिडनाइट। वाई? बिकॉज मैंने कल इसका मेंशन नहीं किया। ऑल दो जब कभी भी सेल आती है, यूट्यूब कम्युनिटी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह पोस्ट फ्लोट होती है, स्टिल आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, इसलिए मिडनाइट तक इसको एक्सटेंड करें। जिन बच्चों ने चेकआउट नहीं की है, प्लीज डू दैट। अब यहीं पे विशेष देने और सेल तक ही बात खत्म नहीं करेंगे। ईद उल अदा फेस्टिवल क्या है उसको समझेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, इस्लामिक कैलेंडर के अंदर 12 महीने होते हैं। ठीक है, मुहर्रम पहला महीना होता है, धू अल हिजा आखिरी महीना होता है, 12th मंथ होता है। यही जो धू अल हिजा है, इसी महीने की 10th को मनाई जाती है ईद उल अदा, जिसे फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस भी कहते हैं। भारत में हम इसे बकरीद भी कहते हैं, बिकॉज बकरे का सैक्रिफाइस एक ट्रेडिशन के तौर पे चला आ रहा है। सो धू अल हिजा 12th मंथ की 10th को होता है एज पर इस्लामिक कैलेंडर। ये चीज ध्यान रहेगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसको फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस क्यों कहते हैं? बिकॉज जो प्रॉफिट इब्राहिम थे, उनको ऐसा सपना आया कि अल्लाह ने मुझसे मेरे बच्चे का सैक्रिफाइस मांगा है, जिनका नाम इस्माइल था। तो इस्माइल का सैक्रिफाइस देने से भी वो पीछे नहीं हटे और बिल्कुल सैक्रिफाइस करने ही वाले थे। इतने में अल्लाह क्या हुक्म आता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। एंड मतलब ये दिखाता है, जैसे हिंदू धर्म में भी हम देखते हैं, राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कितनी कितनी परीक्षाएं दी हैं अपनी डिवोशन शो करने के लिए। इसी तरह से प्रॉफिट इब्राहिम हैं, जिनका डिवोशन शो होता है कि भाई जब अल्लाह ने बोला तो वो अपने बेटे की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं रहे। और फिर इसी के लिए फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस के तौर पे इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। सो बकरे की कुर्बानी देना सिंबॉलिक है, अदरवाइज मेन इसमें जो इसेंस है वो क्या है कि आप अपने अंदर की जो भी बुराइयां उनका सैक्रिफाइस कीजिए, ऊंच नीच का सैक्रिफाइस कीजिए, गरीब अमीर का सैक्रिफाइस कीजिए, ये वाली चीज़ है। ठीक है, अच्छा, इस महीने में ये जो धू अल हिजा महीना है, 12th मंथ, इसके अंदर हज के लिए भी लोग जाते हैं। राइट, तो जब चांद दिखता है उसके हिसाब से धू अल हिजा महीने की शुरुआत होती है इस्लामिक मंथ की, और हज के लिए लोग कहाँ जाएंगे? सऊदी अरेबिया में जो मक्का है वहां पे विजिट किया जाता है। ठीक है जी, यहीं पे क्वेश्चन करूं। एक और ईद आती है, ईद उल फित्र। सो ईद उल फित्र बताइए मुझे कौन से महीने में पड़ती है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज ले लेते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंट डे है एक, और एक बार देखने जैसा है। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे है ये, यानी कि ऑटिस्टिक जो लोग हैं वो खुद में प्राइड फील करें, जो लोग इनको जानते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनमें प्राइड फील करें। इसके लिए ऑटिस्टिक प्राइड डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 जून को। थीम रही टेकिंग द मास्क ऑफ। राइट,
जैसे LGBTQ+ कम्युनिटी होती है वो प्राइड डे ऑब्जर्व करती है, इसी तरह से ऑटिस्टिक प्राइड डे उसी थीम पे उसी एक फ्लेवर पे किया जाता है कि नहीं, वी वांट टू बी हैविंग अ प्राइड इवन इफ वी आर ऑटिस्टिक। बस इतनी सी बात है, इसको ज़्यादा और कुछ नहीं देखना है, सुपर इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगी, एक बार देखने जैसा है। 2005 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। Such a cute poster and such a cute book cover. Ed finds a home. So Alia Bhatt has turned author और इन्होंने बच्चों के यानी चिल्ड्रन कैटेगरी के अंदर अपनी पहली पिक्चर बुक रिलीज की है। पिक्चर बुक है यानी आप पिक्चर देख देख करके छोटे छोटे से बेबीज को, जैसे शी हैज अ डॉटर, उनको दिखा करके बुक उनके लिए। So Alia Bhatt releases debut children's book, The Adventure of Edamame, Ed Finds a Home. Edamame is a apparel brand of Alia Bhatt, यानी कपड़ों का ब्रांड है आलिया भट्ट का Edamame, और उसी सीरीज में आगे Ed Finds a Home इन्होंने ये नॉवल लॉन्च की है। इसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं यानी जो पिक्चर्स हैं वो इनकी सिस्टर तन्वी भट्ट ने बनाई हैं। ऑल राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और अब यहाँ से जो 2-3 अगली न्यूज़ आएंगी वो हम डिटेल में डिस्क्रिप्टिव एंगल से पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी हम एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे, फिर हम अग्निवीर की बात करेंगे, बिकॉज कुछ स्कैम चल रहा है मैसेजेस का, एंड सरकार ने क्या उसके ऊपर चेतावनी जाहिर की है या क्या अपना नोटिफिकेशन दिया है। लेट अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं। इंडिया रैंक्स 176 इन 2024 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। 2024 का एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है। इंडिया का रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज कितना आया है? 176 रैंक इंडिया ने अचीव किया है। लास्ट जब ये इंडेक्स आया था, ये बाइनियल है यानी 2 साल में एक बार आता है। सो 2022 में जब ये इंडेक्स बाहर आया था तब इंडिया को बॉटम रैंक मिला था 180th। ऑल्दो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने बोला था नो वी डू नॉट एक्सेप्ट द रैंकिंग एनी विच वेज। सो इंडिया 176 रैंक पे आया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टॉप कौन से देश ने किया है? एस्टोनिया ने किया है। विच कंट्री हैज टॉप्ड? एस्टोनिया ने टॉप किया है और हम बॉटम 5 में आए हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द डिटेल्स नाउ। सो अकॉर्डिंग टू 2024 परफॉर्मेंस एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, बॉटम 5 कंट्रीज कौन से हैं? पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और इंडिया, राइट? और एस्टोनिया ने टॉप किया है। सेकंड और थर्ड देश कौन से रहे? लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। They scored, they were on second and third position. Like I was telling you, last जो इंडेक्स आया था एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें हमारा रैंक लास्ट था 180th था, और उससे पहले जो 2020 वाला आया था उसमें हम 168th रैंक पे थे। नाउ किस बेसिस पे ये EPI दिया जाता है, इसमें रैंकिंग दी जाती है? पहले उन पैरामीटर्स को, कैटेगरीज को समझते हैं, फिर इंडिया के फर्दर हम रैंकिंग जो इंडिविजुअल कैटेगरीज में है उनको देखेंगे। सो 2024 EPI ने 180 कंट्रीज को 58 इंडिकेटर्स पे कंपेयर किया है। 58 अलग अलग इंडिकेटर्स थे जिनको 3 मेजर कैटेगरी में यूजुअली बांटा जाता है: इकोसिस्टम वाइटैलिटी, एनवायरमेंट हेल्थ, क्लाइमेट चेंज। इस बार 2 नए कैटेगरीज और ऐड किए और वो थे बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट एंड प्रोटेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो आप अपनी बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट को भी कितना प्रोटेक्ट कर रहे हो ये भी ऐड कर दिया गया, और आप कितने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करोगे उसका प्रोजेक्शन क्या आ रहा है इसको भी ऐड कर दिया गया। ये सब इन 58 इंडिकेटर्स को इन 5 कैटेगरीज में अलग अलग बांट के 180 कंट्रीज को आपस में कंपेयर किया गया है। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए नाउ अगर हम मेजर कुछ इंडिकेटर्स उठा लें, सो इंडिया की रैंकिंग उनमें क्या रही है? सबसे ठीक रैंक हमारी अगर हम देखेंगे, एक तो फॉरेस्ट में रही है, 15th रैंक पे हम हैं। एक क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन में रही है, बिकॉज जो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत सारे स्टेप्स उठा रहे हैं उसकी वजह से हमारा रैंक 133 आउट ऑफ 180 रहा है। बाकी सब में अगर आप देखोगे हमारा रैंक कंपैरेटिवली डाउन है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन से रिलेटेड 178 रैंक हमने अचीव किया है। एयर क्वालिटी में काफ़ी पुअर रैंकिंग है, 177 रैंकिंग हमने अचीव की है। ओके, सो नाउ लेट्स सी हियर। इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो पुअर पाई गई है, काफ़ी लो रैंकिंग आई है। प्रोजेक्टेड एमिशंस हमारे जो होंगे, जो ग्रीन हाउस एमिशंस हैं, उसमें हमने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट कंजर्वेशन से रिलेटेड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और ये मेजरली क्यों हुआ है? एक तो हमारी ओवर डिपेंडेंस अभी भी कोल के ऊपर है, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारा हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कंट्रीब्यूशन अभी भी करेंगे, और ऑफ कोर्स हमारे एयर पोल्यूशन लेवल्स भी हाई हैं। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया रीजन की बात करें, तो हम लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन बन के सामने आए हैं। यानी हम हमारे देश में तो पोल्यूशन कर ही रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के देशों में भी हमारी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, राइट। देन
ऑल्दो हमारी लो ओवरऑल रैंकिंग रही है, कुछ जगहों पे हमने अच्छा परफॉर्म किया है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स, राइट। ये क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा में, ताकि 2070 तक जीरो नेट एमिशंस का जो एक अचीव टारगेट हमने लिया है उसको अचीव कर सके। सो दीज आर द क्रक्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। अब ईपीआई के बारे में जनरली देख लेते हैं। ये इंडेक्स बाइनियल इंडेक्स है, लाइक आई टोल्ड यू, 2 साल में एक बार रिलीज किया जाएगा। कौन रिलीज करता है? इंपॉर्टेंट। कोई भी इंडेक्स आप पढ़ते हैं, कौन सी बॉडी उसको रिलीज कर रही है, सबसे पहले कब आया था, टॉप रैंकिंग कौन है, बॉटम रैंकिंग कंट्रीज कौन से हैं, इंडिया का क्या रैंक है, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये सब आपको पता रखना होता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में। सो इसको येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिलीज करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मैकॉल मैकबेन फाउंडेशन। ओके, सो येल सेंटर याद रखिएगा, उसके अलावा सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क याद रखिएगा। सबसे पहले 2002 में इसको रिलीज किया गया था एंड ये कंट्रीज को रेट करता है बेस्ड ऑन जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडाज हैं हमारे या गोल्स हैं, एसडीजीज, 17 एसडीजीज जो हैं उनके बेसिस पे, पेरिस अग्रीमेंट 2015 का जो हुआ था उससे रिलेटेड, एंड कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022, इनके बेसिस पे कंट्रीज कितना परफॉर्म कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, एसडीजी के टुवर्ड्स कितना अच्छा कर रही हैं, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से चल रही है, नहीं चल रही, इन सब के बेसिस पे हमने 58 इंडिकेटर्स निकाले। उन 58 इंडिकेटर्स पे 180 कंट्रीज को हमने रैंक किया है। दिस इज हाउ ईपीआई हैज कम आउट। इंडिया का रैंक क्या रहा? 176 अमंग 180 कंट्रीज। ओके, क्लियर है सब? चलिए अब आगे बढ़ें, उससे पहले जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, वेलकम टू परचम। और आपको मैं बता दूं, जो भी आप पढ़ते हो डेली करंट अफेयर में मेरे साथ, उसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। परचम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है, यहाँ से आप ले सकते हो। और डेली क्विज भी होती है, जब आप ये सेशन ले लेते हो दिन में 12 बजे आप लोग की प्रैक्टिस क्विज भी वहाँ पे डाली जाती है। और परचम ऐप के फ्री मटीरियल सेक्शन से भी आप पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल चाहिए या जो यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है उसके पीडीएफ चाहिए, तो कहाँ जाना होगा? parchamclasses.in याद रखिएगा, ये वेबसाइट है। यहाँ से आपको करंट अफेयर के वीकली, मंथली मैगजीन, सवाल, ई बुक, रफ्तार, वन लाइनर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने हैं, जो ऑफकोर्स कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप परचम ऐप पे जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सवाल जिसमें एमसीक्यू विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर महीने के 200 से ज़्यादा करंट अफेयर के, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सो प्लीज़ चेक आउट परचम ऐप। हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पे क्वेरीज कर सकते हैं। परचम ऐप चैट में आप अपनी कंसर्न पूछ सकते हो। कुछ परचेज किया है और प्रॉब्लम आ रही है आफ्टर परचेज, सो आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए आप parchamclasses06@gmail.com पे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। टाइम और डे का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, टीम इसी टाइम अवेलेबल होगी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया इज सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन, और ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है। सो जितेंद्र सिंह जी का ये कहना है कि भाई भारत पूरी दुनिया के अंदर छठा ऐसा कंट्री बनेगा जिसका खुद का डीप सी मिशन होने जा रहा है। डीप सी मिशन, हम सी के अंदर बहुत अंदर तक जाएंगे, ओके, कितना अंदर तक अभी देखेंगे, और वहाँ का जो भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ से कुछ मिट्टी भी हम लेकर के आएंगे, थोड़ी माइनिंग करके आएंगे, और वहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं नहीं कर सकते वो देख करके आएंगे। तो इतना डीप सी मिशन करने वाला भारत दुनिया में कौन से नंबर का देश बन जाएगा? 6th नंबर का देश बनने जा रहा है। सो इंडिया इज सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। ये जो डीप सी मिशन है इसका नाम क्या है? समुद्रयान, समुद्रयान मिशन है ये। कहाँ लिखा है हमने? कहीं तो लिखा होगा, एक सेकेंड ना, यहाँ देख लीजिए। ये जो मिशन है डीप सी मिशन भारत का, जिसके ऊपर काम चल रहा है, उसका नाम है समुद्रयान, और उसके तहत ये जो एक सबमर्सिबल है वो पानी के अंदर उतारा जाएगा। इस सबमर्सिबल का नाम है मत्स्य 600, मत्स्य 6000, नॉट 600, बिकॉज 6000 मीटर डीप पानी के हम जाएंगे। सो मत्स्य 6000 सबमर्सिबल का नाम है और इस मिशन का नाम है समुद्रयान, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, क्या प्रॉब्लम हो रही है आज? आई एम सो सॉरी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इज बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ मत्स्यान 6000। ये जो मत्स्यान 6000 वेसल है, ये बनाया किसने है? NIOT ने बनाया है,
और ये एक क्रूड एक्सपेडिशन होगा। 3 लोग इस मत्स्ययान में बैठ करके पानी के नीचे 6000 मीटर डीप जाएंगे और दिस इज व्हाट दिस मिशन इज ऑल अबाउट। वहाँ हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, हमारा वेसल इतना केपेबल है। वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं नीचे सी के अंदर इसी डेप्थ पे मिलते हैं और इसीलिए हमने इस डेप्थ को अचीव करने की टारगेट रखा हुआ है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एंड सल्फाइड इसेंशियल मेटल्स रखते हुए ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि 3000 से लेके 5500 मीटर्स की डेप्थ पे ही पाए जाते हैं। दैट इज वाई हमारा जो मत्स्ययान है वो 6000 मीटर डीप उतरेगा। इससे पहले यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं सक्सेसफुल डीप ओशन क्रूड मिशंस को, लोगों को भेज चुके हैं हम पानी में इतना डीप। प्रेशर्स बहुत हाई होते हैं, ओके सो वहाँ सर्वाइव करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। दैट इज़ वाई आपका जो वेसल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वरना इतने प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, राइट। अब इसके लिए जो टेस्ट्स हैं वो चालू होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज जो हार्बर ट्रेल का है 40 to 50 मीटर डीप उतारने के लिए, वो सितंबर 2024 में होगा और जो बाकी सारे ट्रायल्स हैं वो 2026 तक कंप्लीट हो जाएंगे। NIOT किसके साथ में मिलकर के इस सबमर्सिबल को तैयार कर रहा है और इसकी जो टाइटेनियम हल है, टाइटेनियम हल जिससे कि ये इतने प्रेशर को झेल सके, तो NIOT किसके साथ बना रहा है? वो इसरो के साथ में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NIOT के साथ आया और इसके लिए जो टाइटेनियम हल है वो बना रहा है। ओके 6000 बार का जो प्रेशर है, एक्सट्रीम प्रेशर, उसको झेलने लायक बन सके। उसी के साथ साथ सेल्फ फ्लोटेशन टेक्नोलॉजी भी इस मत्स्ययान के अंदर है हमारे। क्यों? क्योंकि अगर कभी टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो ये फ्लोट होकर के ऊपर आ सके। गॉट इट? और 72 आवर्स तक ये सबमर्ज्ड रह सकता है, ये भी कैपेबिलिटीज के अंदर डेवलप की गई। नाउ टॉकिंग अबाउट डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का और मेन एम क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिससे हम डीप सी में जा सकते हैं, वहाँ जो भी रिसर्च हमको करनी है वो कर सकते हैं, लोगों को वहाँ भेज सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 9 मिशंस जो कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के तहत डेवलप किए जा रहे हैं। एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, समुद्रयान और मत्स्ययान 6000 ये रेडी करना और समुद्रयान मिशन कंडक्ट करना। दूसरा, वारह इज इंडियाज डीप ओशन माइनिंग सिस्टम। वहाँ जाकर के हम वहाँ से थोड़ी माइनिंग करके मिट्टी विट्टी लाने की कुछ कोशिश करेंगे, लेट्स सी। सो वारह जो है वो इसी के अंदर अनदर ऑब्जेक्टिव है टू डू सम सॉर्ट ऑफ डीप ओशन माइनिंग। ना इधर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईयर 2021 to 2030 ये जो पूरा डेकेड होगा, दशक होगा, इसको यूनाइटेड नेशन ने डेकेड ऑफ ओशन साइंस की थीम से डेडिकेट कर रखा है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था 2010 से लेके 2020 तक का जो पूरा डेकेड था, किसको था? ये डेजर्टिफिकेशन को डिवोटेड था, राइट। और ये जो अभी डेकेड चल रहा है ये किसको डिवोटेड है? डेकेड ऑफ ओशन साइंसेस को डिवोटेड है, ठीक है। तो मत्स्ययान, समुद्रयान मिशन का नाम है। मत्स्ययान वो सबमर्सिबल है जो पानी के अंदर जाएगा। वारह वो है जो कि डीप ओशन माइनिंग सिस्टम है जिससे हम डीप ओशन में जाके माइनिंग कर सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। कितनी मीटर डेप्थ पे हम जाएंगे? 6000 मीटर डेप्थ पे जाएंगे। NIOS और इसरो का कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलिए अब यहीं पे एक क्वेश्चन, एक बार पहले बता चुकी हूं मैं इसके बारे में, इसीलिए डाला है। व्हाट इज ब्लू कार्बन? क्या होता है ब्लू कार्बन? सोचो, याद करो, और नहीं तो ऑप्शंस देखो। मैंने आपको बताया था कि कार्बन जितना भी एटमॉस्फेयर में है उसको सीक्वेस्ट करने का, यानी उसको एब्जॉर्ब करने का काम हमारे मरीन इकोसिस्टम्स करते हैं, जो मरीन फॉरेस्ट एरियाज हो गए, है ना। तो अब देखो क्या आंसर होगा। जो हमारी वाटर बॉडीज है और वाटर बॉडीज के आसपास जो वेजिटेशन होती है, जैसे मैनग्रोव्स हो गए, वो कार्बन सिंकिंग का काम करते हैं और उसको कहते हैं ब्लू कार्बन। सो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम इज ब्लू कार्बन। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस इज अनदर बिग न्यूज। और बिग न्यूज क्या है कि एक ऐसा मैसेज है वो फ्लोट हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर और बहुत सर्कुलेशन में है कि अग्निपथ स्कीम जो है उसको रीलॉन्च कर दिया गया है नए नाम से। उसका नाम है सैनिक सम्मान स्कीम और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, राइट। लेकिन अब सरकार ने एक मैसेज इशू किया है कि नो, ऑल दिस इज फेक। अग्निपथ स्कीम के अंदर कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। इट इज़ फेक न्यूज़। So government denies rumors of Agnipath scheme relaunched as Sainik Samman scheme.
कोई ऐसी सैनिक सम्मान स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, ये रूमर्स है, गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। जो व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हो रहा है ये कंप्लीटली फेक है। ये मैसेज क्लेम कर रहा है कि ये जो नई स्कीम है, अग्निपथ स्कीम को नया करके लॉन्च किया गया है और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, जैसे ड्यूटी का पीरियड 7 ईयर्स कर दिया है, 60% परमानेंट स्टाफ रखेंगे, इनकम को बढ़ा देंगे। सरकार ने बोला है नो, ऑल दिस इज फेक, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पीआईबी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने। अब चलिए, ये तो हो गई न्यूज़ कि भाई ठीक है, फेक मैसेज है। लेकिन अब बात आती है कि अग्निपथ स्कीम वापस से न्यूज़ में आई है, अग्निवीर का मेंशन वापस से आया, इलेक्शन के टाइम में भी आया था, कांग्रेस बार बार उठा ही रही है। सो चलिए समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। और अब जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट जब बनी है तो जो साथ में आए हैं गठबंधन बनाने के लिए सरकारें, वो भी कह रही हैं कि आप इसको रिकन्सिडर कीजिए, बिकॉज उनके स्टेट्स के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। सो देखते हैं आगे जाकर के इसका कंसिडरेशन होता है कुछ चेंज करने के लिए, वापस ले लेने के लिए, नहीं होता। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी सिर्फ इतना है कि अग्निपथ स्कीम जैसी थी वैसी की वैसी कंटिन्यू हो रही है। सो अग्निपथ स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसको जून 2022 के अंदर लॉन्च किया गया। कब किया गया? जून 2022 में। आर्म्ड फोर्सेस में जो ऑफिसर रैंक से नीचे के रैंक्स होते हैं ना, फ्रंट लाइन वाले जो काम होते हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई। ठीक है, और ये साल में 2 बार रिक्रूटमेंट करती है बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर, फ्रंट लाइन के लिए। क्यों? ताकि फिटर यंगर यूथ हमारे आर्म्ड फोर्सेस में आ सके। बिकॉज इससे पहले 32 ईयर्स आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज देखी गई, कि एवरेज औसतन आयु जिस पे कि लोग काम कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस में, वो 32 ईयर्स थी। और अगर अग्निपथ स्कीम ढंग से लागू कर दी जाएगी तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्कीम के लागू होने के बाद एवरेज एज जो होगी हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की, वो 26 ईयर्स पहुंच जाएगी। यानी यंग लोग ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस में हमें मिलेंगे, जिसकी की ज़रूरत भी है। और ऑफ कोर्स एक अंडरलाइनिंग रीज़न ये भी है कि हमारे जो कॉस्ट्स हैं, जो हमारे पेंशन फंड पे लगता है, हमारे सैलरीज पे लगता है डिफेंस के अंदर, उसमें भी गिरावट आएगी, उसमें भी बचत की जा पाएगी। ठीक है, तो ये एक अंडरलाइनिंग रीज़न भी है। सो अब ये जो अग्निवीर हैं जिनको रिक्रूट किया जाता है अग्निपथ स्कीम के तहत, उनको क्या कहते हैं? अग्निवीर कहते हैं। इनको 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन जितने भी लोग ये रिक्रूट किए जाएंगे उसके 25% तक लोगों को प्रॉपर नौकरी दी जाएगी, और वो भी 15 ईयर्स तक होगी। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके। सो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जो फिटर यंग लोग हैं, किस एज ग्रुप के? 17.5 ईयर्स से लेकर के 23 ईयर्स तक के। पहले 21 साल थी आयु, उसको बढ़ा के 23 ईयर्स कर दी गई है। इन लोगों को रिक्रूट किया जाएगा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। 25% तक ऑफ दीज रिक्रूट्स को परमानेंट कमीशन ऑन सर्विस पे रखा जाएगा, जो कि 15 साल होता है, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। नाउ लाइक आई टोल्ड यू, 17.5 साल से 23 साल तक के लोग एलिजिबल होंगे। इवन गर्ल्स आर एलिजिबल इस एज ग्रुप की, लेकिन उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, विमेन रिजर्वेशन। ऑल विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आप अग्निपथ स्कीम के तहत आ सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉम्पनसेशन, ये जो कॉम्पनसेशन है ये एक मेजर कंसर्न था क्रिटिसिज्म का। क्यों इतने विरोध हो रहे थे अग्निपथ स्कीम को लेके, तो समझते हैं। सो बेसिक सैलरी जो अग्निवीर ड्रॉ करेंगे वो 30,000 से लेके 40,000 रुपये पर मंथ होगी। नाउ इसमें से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन मंथली सेवा निधि फंड में जाएगा। ठीक है, 30%, और इतना ही सरकार भी डालेगी उस फंड के अंदर। जब आपकी सर्विस खत्म हो जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली 11.71 लाख विद इंटरेस्ट लमसम तौर पे सिविरेंस पैकेज दिया जाएगा कि अब आपको हम हटा रहे हैं तो ये लमसम पैकेज आप ले लीजिए 4 साल खत्म होने के बाद। ओके, और उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। ऑन ड्यूटी अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो एक लमसम 1 करोड़ का और अलॉन्ग विद सेवा निधि पैकेज फैमिली को दे दिया जाएगा, और जितना कार्यकाल बचा था उनकी सेवाओं का, वो पूरा होने तक का जो पैसा बनता था वो भी दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो अप टू 44 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी हुई है। लेकिन अब ये जो पॉइंट है ना, कि जैसे सोल्जर्स रेगुलर सर्विस पे होते थे उस तरह से अग्निवीर्स को पेंशन नहीं मिलेगी। एक तो ये बात है, पोस्ट रिटायरमेंट जब वो रिटायर हो जाएंगे, सेवाओं से मुक्त हो जाएंगे, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। और दूसरा ऑफ कोर्स ओनली 25% ऑफ अग्निवीर जो हैं
एब्जॉर्ब किए गए हैं जो सर्विसेज में, उनको पेंशन मिलेगी। बाकी जो 4 साल के बाद छोड़ करके निकाल दिया जाएगा, जिनको हट जाएंगे जो सेवाओं से, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, एक लमसम मिल जाएगा आपको। ऑफकोर्स आप ट्रेन हो जाओगे, आपके अंदर स्किल्स आ जाएंगी, आप समाज के अंदर बहुत सी जगह जा करके यू कैन डू समथिंग गुड। बट जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपने 4 साल सर्विस की है, ऑफकोर्स मेहनत आपने उतनी ही की है, आपको कॉम्पनसेशन, ना तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट हो रहा है, ना आपको सिर्फ एक लमसम अमाउंट मिल जा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस आ रहे थे जो यूथ है उनको। जो 25% अग्निवीर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे उनको डेफिनेटली पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन शुरू के 4 सालों को इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 4 साल तक पहले ट्रेनिंग पीरियड था वो किया, उसके बाद अब आपको परमानेंट जॉब मिल गई, तो आपका जो रिटायरमेंट पीरियड है वो यहीं से काउंट होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट पीरियड। ठीक है, इन 4 सालों को रिटायरमेंट फंड के लिए नहीं काउंट किया जाएगा। क्रिटिसिज्म लाइक आई टोल्ड यू, मेजर क्रिटिसिज्म था कि इससे लेसर कैडर ऑफ सोल्जर्स बनेंगे, जो अग्निवीर बनेंगे वो बाकी सोल्जर्स से लेसर कैडर के होंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो काम उतना ही कर रहे हैं, उसी तरह के टास्क कर रहे हैं, लेकिन उनको जो पे है, बेनिफिट्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो कम मिल रहे हैं। 4 साल की नौकरी, 4 साल उन्होंने भी मेहनत की है, बट दे विल बी आस्क्ड टू लीव। और इस स्कीम को बनाने के पीछे जो रैशनल है वो ये है कि जो वाकई में डिजर्विंग है उन्हीं को हम आगे लेके जाएं, बिकॉज इट इज अ चैलेंजिंग रोल। सो दीज आर बोथ द साइड्स ऑफ द थिंग। चलिए, अब फाइनली अग्निवीर अभी तक कितने रिक्रूट हुए हैं भाई? अग्निवीर स्कीम चालू हो चुकी है, कितने अग्निवीर रिक्रूट हुए हैं? तो आर्मी की अगर हम बात करें, 2 बैचेस आ चुके हैं 40,000 अग्निवीर के, और तीसरा बैच जो है वो उसने भी ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। नेवी के अंदर 3 बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स के अंदर ट्रेनिंग हो चुकी है काफ़ी सारे अग्निवीरों की, तो ये प्रोसेस चालू हो चुका है। चलिए, अब हम छोटी छोटी जो न्यूज़ है वो देखते हैं, उसके बाद हम इंटरनेशनल डोमेन, स्पोर्ट्स डोमेन, जो भी न्यूज़ है, फिर हम आज काफ़ी सारे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, आज की न्यूज़ के भी और कल जो हमने सेशन किया था उसके रिविजन क्वेश्चन भी। सो तेसम पोंगते इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ 8th अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट एंगल से इंपॉर्टेंट है न्यूज़, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंगल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अरुणाचल के बच्चे अगर देख रहे होंगे, अरुणाचल के आसपास वाले स्टेट्स के, तो वो बच्चे ध्यान दीजिएगा। तेसम पोंगते जी को इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश असेंबली, 8th अरुणाचल प्रदेश असेंबली। ये चांगलांग नॉर्थ असेंबली सेगमेंट से आते हैं। सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी हैं, और गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, कटप्पा, KTP, कटप्पा, इससे याद करवाया था, याद है? चलिए, अब हम आते हैं अरुणाचल से असम की तरफ। तो बेसिकली हम स्टेट न्यूज सेगमेंट ले रहे हैं। असम सेक्रेटेरिएट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर। सेक्रेटेरिएट जो होता है उसको हेडक्वार्टर भी बोला जाता है, हेड ऑफिस है बेसिकली। सो असम की सरकार का जो हेड ऑफिस है, असम का जो सेक्रेटेरिएट है, वो भारत का पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेड ऑफिस बन गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इस कैंपस पे इनॉग्रेट कर दिया गया है। और अब जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट आवासों में जो रहते हैं, उनको बिजली वगैरह फ्री होती है, वो सब सरकार ने, असम ने अनाउंस किया है कि नहीं, इंक्लूडिंग सीएम एंड गवर्नर, कोई भी किसी को भी, सीएम एंड डिप्यूटी सीएम एक्सेट्रा, किसी को भी अब मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, आप बिल पे कीजिए, तो इससे आप ढंग से बिजली यूज़ करेंगे। साथ ही साथ 2.5 मेगावाट सोलर पावर भी इंस्टॉल कर दी गई है कैंपस पे। करीब 12.5 करोड़ की लागत से इसको लगाया गया है। ये हर महीने 30 लाख रुपए वर्थ की इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगी, और इसी के चलते भारत की पहली इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर असम गवर्नमेंट का बन गया है। सीएम की बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा जी सीएम है, और असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी। हरियाणा की तरफ रुख करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट टू रिक्रूट वन मित्र सून अंडर वन मित्र योजना। सो वन मित्र योजना कौन सा स्टेट चला रहा है? हरियाणा। वन मित्र योजना, जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, प्लांटेशंस नहीं है, वहाँ पे लोगों को, यूथ को एंगेज करना ताकि वो प्लांटेशन करें, और इसके बदले उनको थोड़ी थोड़ी इंसेंटिव दिए जाएंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड, वन मित्र को ऑनरेरियम दिया जाएगा प्लांट उगाने से लेके उसका ध्यान रखने तक के लिए। और जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि रेगुलर मैपिंग होगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा, जो पेड़ लगाए गए हैं वो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, रख रखाव किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो इसी के चलते अब वन मित्र रिक्रूट किए जाएंगे। वन मित्र स्कीम है, वन मित्र योजना, जिसके तहत वन मित्र फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट, उनको रिक्रूट किया जाएगा। नायब सिंह जी नए सीएम हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी हैं हरियाणा के। अब देख लो ये स्कीम, ऑफ कोर्स स्कीम समझेंगे हम। सो लाइक आई टोल्ड यू,
कि ये जो स्कीम है ये कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए नॉन फॉरेस्ट एरियाज में, जहाँ पे पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, वहाँ पे पेड़ों को और बढ़ाने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मांगता है। इसके अंदर 18 साल से लेके 60 साल तक के लोग रजिस्टर कर सकते हैं वन मित्र। वन मित्र बनने के बाद आप 1000 सैपलिंग्स तक लगा सकते हो, 1000 तक पौधारोपण कर सकते हो। ओके, और आपको जो पार्टिसिपेंट हैं, जैसे ही आप पौधे के लिए गड्ढा खोद देते हो, जियो टैगिंग कर देते हो, पिक्चर शेयर कर देते हो, तो आपको 20 रुपीज़ फॉर ईच पिट जो वेरीफाई हो चुका है उसके लिए आपको राशि मिलेगी। उसके बाद 30 रुपये आपको हर सैपलिंग जो आप उगाओगे, पौधा उसमें जो लगाओगे उसके लिए मिलेगी। उसके बाद फर्दर आपको उसका जैसे जैसे आप मेंटेनेंस करते रहोगे उस हिसाब से और राशि मिलती रहेगी। सो एक तरह से इंसेंटिव स्कीम है ताकि आप सोसाइटी को पौधे उगाने में इन्वॉल्व कर सको और उनका ध्यान देने में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के लिए चलते हैं। हॉल्ट स्पोर्ट इंजरीज, ये ऑर्थो वन कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया है। ऑर्थो वन लॉन्चेस हॉल्ट स्पोर्ट्स इंजरीज मूवमेंट, कहाँ पे? कोयम्बटूर में। सो कोयम्बटूर बेस्ड ही ये एक ऑर्थोपेडिक सेंटर है जिसने लॉन्च किया है हॉल्ट स्पोर्ट इंजरी मूवमेंट, ताकि जो एथलीट्स हैं स्पोर्ट्स इंजरी के टुवर्ड्स उनका ध्यान लाया जा सके, किस किस तरह की इंजरीज होती हैं, कैसे कैसे आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो, बिकॉज एक छोटी सी इंजरी और एक एथलीट का करियर खत्म तक हो सकता है। और इसी के अंदर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा जो हैं उन्होंने इस मूवमेंट को ये जो मूवमेंट है इसको लॉन्च किया है दी एथलेटिक नी सिंपोजियम में। दी एथलेटिक नी सिंपोजियम एक तरह से मीट हो रही थी कोयम्बटूर के अंदर, वहीं पे हॉल्ट स्पोर्ट इंजरीज मूवमेंट भी लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? अभिनव बिंद्रा जी ने लॉन्च किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट छोटी ही न्यूज़ है लेकिन काम की है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। सिद्धेश साकोरे फार्मर फ्रॉम महाराष्ट्र नेम्ड लैंड हीरो बाय यूएन एजेंसी। कल हमने वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट पढ़ा था ना, तो उसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन भी पढ़ा था, यूएनसीसीडी। ये जो यूएनसीसीडी है ये लैंड हीरोज नेम करता है, जो लैंड की संरक्षण में उसको सही से मैनेज करने में लगे हुए हैं, उसका सॉइल क्वालिटी एक्सेट्रा को मैनेज कर रहे हैं। सो उसी के चलते इंडिया से भी एक व्यक्ति हैं जिनको लैंड हीरो का जो अवार्ड है वो दिया जाएगा, एंड दैट इज सिद्धेश साकोरे। सिद्धेश साकोरे एक फार्मर हैं और एग्रो रेंजर्स के फाउंडर भी हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो कल हमने पढ़ा था वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे, कब? 17 जून को, और उसी में 10 लैंड हीरोज का नाम दिया गया जिसमें से एक सिद्धेश साकोरे भी है। नेक्स्ट हम आते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी पे, और सबसे पहले चलते हैं स्विमिंग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सो ग्रेचन वॉल्श सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 100 मीटर बटरफ्लाई एट यूएस ओलंपिक ट्रायल। यूएस के ओलंपिक ट्रायल्स चल रहे हैं और उसमें बटरफ्लाई 100 मीटर स्विमिंग के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? ग्रेचन वॉल्श। तो देख लीजिए, वॉल है उसके ऊपर एक बटरफ्लाई बैठी हुई है। ओके, कीड़ा ज्यादा लग रहा है, बटरफ्लाई कम लग रही है। ग्रेचन वॉल्श ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है विमेन 100 मीटर बटरफ्लाई में 55.18 सेकंड का कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 55.48 सेकंड का था। ठीक है, और वो बना था 2016 रियो दी जेनेरियो ओलंपिक्स में। सारा सोजस्ट्रॉम का प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा, कोई बात नहीं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ओपिनियन में। आप 2016 रियो दी जेनेरियो का जो रिकॉर्ड था 55.48 सेकंड्स का, वो बीट हो गया 55.18 सेकंड से, और किसने? ग्रेचन वॉल्श ने तोड़ा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जल्दी से फरारी ने जीता है एक खिताब 24 आवर ऑफ ले मैंस। 24 आवर्स ऑफ ले मैंस सेकेंड ईयर भी किसने जीत लिया है? फरारी ने जीता है लगातार। ये क्या है? ये एक लॉन्ग मतलब 24 घंटे की एक हाई एंड्योरेंस फोकस स्पोर्ट्स कार रेस होती है, और ये फ्रांस में एक टाउन है ले मैंस, वहाँ पे होती है। तो 24 आवर्स की ले मैंस जो एक पूरी रेस है वो कौन सी कंपनी ने या कौन सी कार ने जीती है? फरारी ने जीती है। पिछले साल भी इन्होंने जीती थी, इस बार भी इन्होंने ही जीती है। एंड देन फाइनली हम बैंकिंग और फाइनेंस सेक्शन से एक न्यूज़ लेते हैं और फिर सेशन को थियोरी क्लोज करके रिविजन क्वेश्चन लेंगे। सो आरबीआई इज ऑनर्ड विथ रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन। सो आरबीआई को एक अवार्ड मिला है, रिस्क मैनेजर अवार्ड। किसने दिया है? लंदन के सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने दिया है, राइट। सो
रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना रिस्क लेने का कल्चर, अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना, वो थोड़ा बहुत रिस्क लें लेकिन मॉडरेट रिस्क लें, ये सारी चीज़ों के अंदर जो सिस्टम डेवलप किया आरबीआई ने, उसके चलते अवार्ड दिया गया है। सेंट्रल बैंकिंग एक रिनोन्ड पब्लिकेशन है, लंदन में हेडक्वार्टर्ड है। आरबीआई की बात की तो चलो आज स्टैटिक ले लेते हैं आरबीआई का। बहुत टाइम से हम आरबीआई पढ़ तो रहे हैं पर इसका स्टैटिक डिस्कस कर लेते हैं। सो आरबीआई की शुरुआत या इस्टेब्लिशमेंट होती है 1934 में, ठीक है, अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो बैंक है किसी की रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था। इट वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ना इनिशियली ये प्राइवेटली ओन्ड था, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन होता है 1949 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आ जाता है। ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटरी बॉडी है। जब हम बात करते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का तो आरबीआई की बात आती है। और आरबीआई एट द रेट 90, ये सेलिब्रेशन था 90 इयर्स ऑफ आरबीआई पूरे होने का 2024 में जो हमने किया, और 90 रुपीज़ का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन भी रिलीज किया गया था। ठीक है जी, तो ये हो गया आज का सेशन खत्म। जिन बच्चों को नहीं पता तो आप परचम ऐप पे जाकर के अपने एसएससी जनरल अवेयरनेस की तैयारी फॉर द ईयर 2024, जो भी एग्जाम्स आप एसएससी के अंडर में दोगे, आप जनरल अवेयरनेस पूरा का पूरा तैयार कर सकते हो विद परचम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्टैटिक जीके, एंड यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर स्पेशली रिकॉर्डेड फॉर यू, डाउनलोडेबल पीडीएफ, पीवाईक्यू डिस्कशन, मॉक पेपर्स, एवरीथिंग। तो आप जाके परचम ऐप पे चेकआउट करो। अभी डिस्काउंट का टाइम चल रहा है, अगर कुछ भी बाय करना है, अगर बाय करना है, सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम बिकॉज यू आर गेटिंग गुड डिस्काउंट। आप एसएससी जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर आपके एग्जाम बेस्ड 5500 क्वेश्चंस 220 सेक्शनल टेस्ट फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी डाले गए जिस तरह से एग्जाम में आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यू कैन चेक इट आउट। ये न्यूली फ्रेम्ड टेस्ट सीरीज है, पिछले साल वाली अलग थी, ये नई बनाई गई है। चलो जी, आ जाते हैं फटाफट से रिविजन क्वेश्चन पे, आंसर करना शुरू कीजिए। What is the name of vessel being developed by NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी? बीच में क्वेश्चन करूं, NIOT कहाँ पर है? वेयर? आज पता नहीं मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं क्या, नहीं किए शायद। NIOT is where, है ना? So what is the name of the vessel being developed by NIOT which can dive 6000 meter deep into the ocean? उसका नाम क्या है उस वेसल का, बताओ। मत्स्य विमान है, मत्स्ययान है, क्या है? मत्स्ययान 6000, बी विल बी द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वन मित्र स्कीम। वन मित्र स्कीम कौन से स्टेट की है? हरियाणा की है। चलो दो स्टेटमेंट देखने हैं, करेक्ट बताना है। द स्कीम अलाउज ईच वन मित्र टू प्लांट अप टू 1000 सैपलिंग्स। 1000 पौधे लगा सकते हैं सब? हाँ जी, ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ स्कीम पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव ₹80 फॉर ईच प्रिपेयर्ड पिट। हर गड्ढा खोदने के लिए 80 रुपए मिलेंगे क्या? 20 रुपए मिलेंगे जी, ये तो नहीं है। सो ओनली वन इज करेक्ट। Which organization was awarded the Risk Manager of the Year Award 2024 by Central Banking London? अभी पढ़ा है हमने, RBI. Who has been named the Land Hero by United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD ने लैंड हीरो इंडिया से किसको नाम किया है? किसको अवार्ड मिलेगा? ये सिद्धेश साकोरे फ्रॉम महाराष्ट्र। चलो अब कल जो हमने पढ़े थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं याद है या नहीं है। ये मैंने जान के लिया है, कल एक मिस्टेक हुई थी आंसर बताने में क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गलती थी, तो हम युवा और बाल में कंफ्यूज होकर रह गए। चलो, हु विल बी ऑनर्ड विद युवा साहित्य पुरस्कार 2024 फॉर हर मेमोयर होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया। ये एक किताब है जिसके चलते युवा साहित्य पुरस्कार, देखो दो ये जो हमारी साहित्य अकादमी है वो दो अवार्ड रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है, एक है युवा पुरस्कार, एक है बाल पुरस्कार। बाल पुरस्कार इज मेंट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, और जो युवा पुरस्कार है इट इज रिटन बाय यूथ अंडर 40 इयर्स। तो इस युवा साहित्य पुरस्कार में इंग्लिश कैटेगरी के अंदर ये जो किताब है इसको अवार्ड दिया गया है। इसकी लेखिका कौन है पूछा गया, आंसर है के वैशाली। के वैशाली। होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया किसने लिखी है? के वैशाली ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बीइंग ऑनर्ड विद वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कितना फंबल हो रहा है आज। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिल रहा है? सुब्बैया नल्लामुथु जी को। ओके, इन व्हाट डोमेन और डिसिप्लिन्स आर द कावली प्राइजेस प्रेजेंटेड? कल हमने देखा कावली प्राइजेस अनाउंस किए गए, 8 लोगों को दिए गए हैं इस बार, और 3 डोमेन्स हैं जिनके अंदर ये दिए जाते हैं। कौन से डोमेन? एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड नैनो साइंस के अंदर। देन व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इन 2024? इस दिन, ये जो 17 जून को हम मनाते हैं, इसकी थीम क्या रही जी? यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर, बी इज द राइट आंसर। और ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। देखने में बड़ा लग रहा है, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम इज करेक्ट? इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मैं पढ़ देती हूँ, जो बच्चे हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो इजी रहेगा उनके लिए। ये स्कीम एक्सक्लूसिवली ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए लाई गई है। कैंडिडेट जो कि 16.5 ईयर्स से 21 साल तक के हैं वो इसमें आ सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकती हैं, उनके लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसमें साल में 2 बार रिक्रूटमेंट किया जाता है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है ये आप बताओगे। ठीक है जी, ये हो गया आज का सारा सेशन खत्म। आज मैम ने बहुत फंबल किया, कोई बात नहीं, होता है ना। सो अब जाते जाते एक थॉट है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। ऐसे थॉट जब बार बार पढ़ते हैं तो हैमरिंग होती रहती है। होता है ना, पानी के अंदर आप शुगर डाल के छोड़ दीजिए कि हाँ भाई चीनी तो है, स्वाद क्यों नहीं आ रहा, मिक्स नहीं की है। तो ये जो सारी बातें होती हैं, ये जो थॉट्स हैं वो उस तरह से हमारे एनर्जी बूस्टर्स होते हैं, जो हमें पता तो होते हैं, पर जब हम बार बार इनसे इनकाउंटर करते हैं तो ये हमारे दिमाग में घूमते हैं, और जिस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में घूमेंगे वही आपके वर्ड्स में, वही आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगे। तो चलिए, बिकमिंग लेस रिएक्टिव, आई हाय one of the most difficult tasks है ना। बिकमिंग लेस रिएक्टिव इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डिक्रीजिंग स्ट्रेस। जरा जरा सी बातें हमारे आसपास होती हैं और हम रिएक्ट करके और अपनी मेंटल पीस को, सबको तबाह करते हैं, है ना। इफ यू लेट एवरीथिंग गेट यू वर्कड अप, हर चीज से अगर आपको फर्क पड़ने लग जाएगा, आप बॉदर होने लग जाओगे, ये चीज यहाँ क्यों रखी है, ये कचरा यहाँ क्यों, अरे मुझसे उसने ऐसे क्यों बोल दिया, अरे मुझे तो ये चीज ऐसे करनी थी, ऐसे क्यों हो गई। इफ यू विल बी वर्कड अप फॉर, अच्छा सामने वाले ने मुझे विश क्यों नहीं किया, या फिर ये कपड़े क्यों पहन लिए हैं, या मेरे पास ये क्यों नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग। Okay, so if you get worked up on anything, you're damaging your mind, body and spirit. मुझे भी सीखने की जरूरत है। Being mother ना, it comes very automatically to me कि मैं पूरे दिन कायरा के ऊपर के ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, रूम क्यों गंदा कर दिया, ऐसे क्यों कर रहे हो, ढंग से खाओ, ये मत करो, पढ़ नहीं रहे हो, कीबोर्ड नहीं प्ले कर रहे हो। So it is normal for mothers, but for everybody else also who gets worked up very easily, हमें थोड़ा सा लेस रिएक्टिव बनने की ज़रूरत है, हमारे स्टिम्युलाई को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि इससे हो कुछ नहीं रहा, सामने वाले अपने तरीके से ही काम करेंगे, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। जो आपके कंट्रोल में आप बदल लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं उस पर रिएक्टिव होके भी कोई भला नहीं है। रिचा, लिसन टू दिस, यू ऑल्सो लिसन टू दिस। सो आज से हम कोशिश करेंगे लेस रिएक्टिव बनने की, ठीक है, कोशिश करेंगे तो हो भी जाएगा। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, कल मिलेंगे सेम टाइम, टाटा।